3, 2, 1 किक। नमस्कार 91.2 NIBH हेलोदून से मैं हूं आरजे अमित। आज स्पेशल हमारे जो गेस्ट हैं PEI टीचर जो NIBH के हैं, चलो मिलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर हम आपका समय लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दें और हमारे जो आरजे हैं यहाँ पर पूरी टीम, इनको अपने बारे में बताएं सर कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे आपने स्ट्रगल किया। जब भी हम तो देखते हैं सर, लेकिन कुछ आरजेस नए भी हैं जो इस फील्ड में बिल्कुल नए आए हैं, तो सर आप बिल्कुल बताएं सर। चलिए, पहले तो आज मुझे लग रहा है मैं खतरे में हूँ क्योंकि बहुत सारे आरजेस की पूरी टीम यहाँ पर है आज, तो क्वेश्चंस बहुत डालने वाले हैं आप लोग ना मेरे ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करता हूँ। तो मेरा नाम नरेश सिंह नयाल है और मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में PEI के पद पर हूँ, यानी फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। मैंने 2015 में संस्थान ज्वाइन किया, फैब में मैं आ गया था यहाँ पर, और तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। इनिशियली आपने कहा कि मेरा परिचय अगर थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो मैं इंडियन एयरफोर्स में था, और वहाँ से रिटायर होने के बाद में फिर मैंने 1 साल राणा इंटरनेशनल स्कूल तेगाना में पढ़ाया, और फिर उसके बाद में 2015 से यहाँ पर आया। लेकिन जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया तो यही था कि जो इंडियन एयरफोर्स में सीख के आया हूँ, इंडियन एयरफोर्स ने मुझे तैयार किया था, मुझे ग्रूम किया था। मुझे बहुत मौके मिले थे वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स और सब करने के, क्योंकि स्पोर्ट्स में ही था। तो फिर यहाँ पर आके मेरा ये था, और संस्थान का नाम करना है, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी था, तो उसी काम को करते चले गए और आज चल रहा है काम। बिल्कुल नहीं सर, आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जैसे ब्लाइंड फील्ड में आए, ये संस्थान थोड़ा डिफरेंट है। कहते हैं कि साइटेड फील्ड थोड़ा अलग है और जो ब्लाइंड फील्ड है थोड़ा अलग है, फिर भी स्पोर्ट्स को समझना मतलब कैसे समझा सर आपने? इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि पहली बात तो जब मैं यहाँ संस्थान में आया, लोगों ने कहा कि मैं कभी भी जब ट्रेन करता हूँ, मैं कभी ये नहीं समझता कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड को करा रहा हूँ या मैं ब्लाइंड पर्सन को ट्रेन कर रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं ये सोचता हूँ कि मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो मैं अपने ट्रेनिंग डिजाइन करता हूँ और उसके बाद में उन पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। वो चीज़ कोशिश ये रहती है उनसे उनका बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने की, उनसे उनका बेस्ट निकालने की बीइंग अप्रोच, ये मेरा हमेशा रहता है। तो इसलिए इस फील्ड में मुझे मजा आने लगा। सर मेरा एक प्रश्न और था आपसे, जो आउटडोर और इंडोर गेम होते हैं, हाँ, ये विजुअल इम्पेक्ट के लिए कौन कौन से गेम हैं और मतलब इसको कैसा खिलाया जा सकता है सर? अगर आज आप बात करेंगे तो बहुत सारे गेम्स हो गए हैं, तो और गेम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गेम का स्कोप बढ़ रहा है, गेम का प्राइजन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो कुछ आउटडोर गेम्स जो बहुत पॉपुलर हैं, आपको भी पता है, ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड फुटबॉल, उसके बाद में पैरा एथलेटिक्स जो कि रनिंग, थ्रोज और जंप्स होते हैं, वो है। और उसके बाद में अगर इंडोर की बात करेंगे तो गोल बॉल है और शोडाउन है, ये पैरालंपिक स्पोर्ट है, चेस है, ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। एंटरटेनमेंट की अगर बात करेंगे, एंटरटेनिंग अगर देखा जाए तो बच्चे लूडो खेलना बहुत पसंद करते हैं, लोग पजल सॉल्व करना पसंद करते हैं, ट्रॉट बोर्ड्स खेलते हैं। तो बहुत सारे गेम्स इस तरह के। पैरा जूडो है, के लिए जूडो में बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी इंडिया की जो जूडो टीम है, वो बहुत अच्छा कर रही है VH की। सर हमारे साथ कुछ और आरजेस भी हैं और उनसे भी प्रश्न लेते हैं, तो चलिए। हेलो सर, मेरा नाम दिव्यता अधिकारी है जी। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप ब्लाइंड बच्चों को गेम्स सिखाते हैं, उस टाइम आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अगर अभी की बात करेंगे देवता, तो अभी मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने उन चीज़ों के लिए खुद को तैयार कर लिया। अब मुझे यहाँ पर अभी 9 साल हो चुके हैं, मैं 10th रनिंग है मेरा। तो स्टार्टिंग में ज़रूर दिक्कतें आती थी, क्योंकि मैं जिस फील्ड से आया हूँ वहाँ वो बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ मेरे सामने अगर हज़ारों लोग भी हैं, लाखों लोग भी हैं, मैं एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जाके उनको कोई चीज़ डेमो करके दिखा देता था और वो कर लेते थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, ये 1-on-1 है। अगर एक B1 है, B1 यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है, अगर उसको करा रहे हैं तो उसको हो सकता है कि अगर मैं बोलूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं बोलूँ राइट हैंड रोटेट करो, वो हो सकता है अपने चेहरे के आगे सामने कर रहा हो, या हो सकता है अपने साइड में कर रहा हो सकता है सिर के ऊपर कर रहा हो या रिस्ट से कर रहा हो। एक छोटा सा एग्जांपल है मेरा। अगर स्पीच जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, अगर मेरा क्लियर है, अगर मेरा इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, तो मुझे लगता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो आसानी से समझ जाता है और बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं वो लोग।
अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। स्टार्टिंग में जरूर नीला पीला हुआ था मैं, क्योंकि चोटें बहुत लगी मुझे और बहुत लोगों को ये नहीं पता है। मैं 1-1.5 महीने के लिए मैं खुद अपने लेफ्ट आई से विजुअली इम्पेयर्ड हो गया था और उसके बाद में फिर लेजर हुआ उसका, तो सही हो गया, अब दिखता है मुझे दोनों आंखों से। उस टाइम में दिक्कतें आई थी, लेकिन तब भी मैं यही सोचता था यार कोई बात नहीं, क्या है, एक आंख तो है ना, देख लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर मैं आर्य अक्षत हूँ और मेरा सवाल ये है सर, जैसे नॉर्मल फुटबॉल पे वो किट होती है, शूज होते हैं, तो क्या वीआई फुटबॉल जो होते हैं उसमें भी वैसी शूज होते हैं सिमिलर? नहीं, दोनों में अंतर है। जो फुटबॉल में हम खेलते हैं वो हम लोग फुल स्टड से खेलते हैं, है ना। लेकिन जब ब्लाइंड फुटबॉल की बात करते हैं, गेम की बात करें, तो ब्लाइंड फुटबॉल में हाफ स्टड्स, जिसको ट्रेनर के नाम से जानते हैं, उसमें जो नीचे जो गिट्टियां होते हैं, नॉर्मली अगर ऐसे समझे हम उसको, तो नीचे छोटी छोटी गिट्टियां होती है ना, वैसे करके होती हैं, और जो स्टड्स होता है उसमें बड़ी बड़ी गिट्टियां होती है। तो दोनों में अंतर है, ये अंतर है दोनों में, एक ट्रेनर से खेलते हैं और एक फुल स्टड से। और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि फुटबॉल्स के जो जो साइडेड फुटबॉल्स है उसको तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो ब्लाइंड फुटबॉल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि कैसे खेला जाएगा, क्योंकि कई बार चोट लगने का खतरा होता है, कई बार मतलब क्या होता है कि कोई टकरा जाता है, तो इसको कैसे मतलब करते हैं सर? जहाँ तक चोट लगने का और टकराने का खतरा है, ये तो साइडेड में भी आप देखते हैं इंजरीज होती है ना। अगर इंजरीज नहीं होती तो मेडिकल टीम, फिजियोथेरेपी टीम नहीं होती जी, तो जहाँ तक है। लेकिन प्रोटेक्शन के साथ में और रूल्स के एडेप्टेशन के साथ हम खेलते हैं ब्लाइंड फुटबॉल। 20x40 का पिच होता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग खेलते हैं, और साइड बोर्ड्स होते हैं इसमें लेंथ वाइज, जिनकी हाइट 1.20 मीटर्स होती है और 15 मीटर पीछे की तरफ झुके होते हैं ताकि चोट ना लगे, है ना। और हर खिलाड़ी जब अंदर रहते हैं मैदान में, जो जिसके पास बॉल नहीं है उसको VOY है, सुनने में वाई लगता है हमको, लेकिन वो VOY है, उसका मतलब है आई एम हियर, अपनी लोकेशन बता रहा होता है। तो जब आप ड्रिबल करके कोई बॉल लेके जा रहा है, अगर वो डिफेंस के लिए आ रहा है तो वाई बोलेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि सामने कोई है। तो टकराने का वो नहीं रहता। लेकिन इसमें भी जैसे सिन पैड है, उसके बाद में AP है ना, एब्डोमिनल गार्ड है, और आपने देखा होगा गोल फिक्स लगाते हैं पैचेस के बाहर, सिर का प्रोटेक्शन के लिए और नोज के प्रोटेक्शन के लिए, तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ। तो सर ये जो बॉल है फुटबॉल, इसमें क्या डिफरेंट होता है? जैसे साइडेड बॉल जो है वो तो हमने देखी है, ब्लाइंड फुटबॉल में क्या है, क्या इसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि जो आवाज सुनाई दे और ब्लाइंड को पता लग जाए? बिल्कुल, साइटेड में अगर आप देखेंगे तो बॉल में कुछ नहीं होता, ये अंतर है, ये अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है ना। ये साउंड है इसमें जी, और जो साइटेड फुटबॉल की आप बात करें उसमें साउंड नहीं होता। सबसे पहली बात, वेट ज्यादा होता है, वो इसलिए होता है ताकि ग्राउंड में बॉल चले, क्योंकि इसमें अगर ऊपर आ गया, अगर ये हवा में आ गया तो कोई साउंड नहीं है ना, लेकिन ये रोल करता है तो इसमें साउंड है, ये देखिए साउंड है, तो लोकेशन पता लगता है, ये अंतर है। और वेट इसलिए ज्यादा है 100 ग्राम साइटेड बॉल से, 100 ग्राम से इसका ज्यादा वेट होता है ताकि वो ग्राउंड में टच रहे और मतलब ऊपर साउंड करता है। ये अंतर होता है। साइज में अंतर होता है, वो हम स्टैंडर्ड अगर उसकी बात करें तो 6 नंबर से खेलते हैं, यहाँ पर हम 4 और 5 नंबर से। मेरा नाम आदित्य समाल है। मेरे एक प्रश्न आपसे यहाँ, जैसे आप ट्रेन करते हैं बच्चों को, जो बड़े भी हैं या बच्चे भी हैं उनके साथ में, तो आपने अभी बताया कि 6 नंबर से आप उसको स्टार्ट करते हैं, जबकि फुटबॉल, नॉर्मल फुटबॉल के अंदर 3 से लेकर 7 नंबर तक का साइज का वेरिएशन रहता है। तो क्या अपने वीआई के लिए भी इस साइजेस का वेरिएशन रहता है, या हम स्टार्टिंग ही उसकी 6 नंबर से करते हैं? बिल्कुल समझ साहब, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, आप बहुत अंदर तक चले गए, यानी कि बहुत गहराई तक चले गए आप। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर भी सेम जो लर्निंग प्रोसेस है, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, वो वैसे ही चलता है। मैंने स्टैंडर्ड की बात की थी, और नॉर्मली हम क्या है 1 नंबर 2 नंबर से लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे को एक, अगर मेरे पास कोई 6 साल का बच्चा आ रहा है, उसको अगर मैं 4 नंबर के फुटबॉल पहले बढ़ा दूंगा तो उसमें वेट भी ज्यादा होगा, साइज बड़ी है, तो मुझे पता ही नहीं लग पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के लिए वो फन फैक्टर गायब हो जाएगा, उसको लगेगा यार मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, और हो सकता है छोड़ के चले जाए। इसलिए सेम प्रोग्रेशन यहाँ पर भी होता है। उसी तरह से वीआई के साथ में भी सेम ट्रेनिंग सेम है। Hi sir, I am RJ Arvi from 91.2 NMH Chanadun. सर आप बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जब से आप यहाँ पर आए हैं तो आप अभी तक कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार कर चुके हैं? अगर आप बात करेंगे मेहनत की तो वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में छुट्टियां नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा MSBH का
समर ब्रेक चल रहा है स्कूल का, लेकिन हम लोग यहाँ बिना ब्रेक के चल रहे हैं और आप लोगों की वजह से आज ये बात करने का मौका मिला। तो जहाँ तक बात है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से अभी तक टोटल 10 बॉयज यानी कि मेंस इंटरनेशनल निकल चुके हैं अभी तक, और उसके बाद में 3 गर्ल्स, तो टोटल 13 इंटरनेशनल हैं यहाँ से अभी। और क्वेश्चन है सर, बहुत खुशी होती है जब हमारे संस्थान के बच्चे अपने संस्थान का नाम रोशन करते हैं और आप उनके पीछे इतनी मेहनत करते हैं। तो सर इससे ज्यादा खुशी तब होती है जब गर्ल्स का नाम आता है, गर्ल्स का जिक्र आता है। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा 3 गर्ल्स कौन कौन है जो इंटरनेशनल प्लेयर है? हाँ श्योर। अगर आप देखें तो जो उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कैप्टन है शेफाली रावत, डीएड कर रही है यहाँ से, वो है। और वो लोग इंग्लैंड खेल के आए, उसके बाद में फिर टोक्यो खेल के आए, वो लोग इप्सा वर्ल्ड गेम्स खेलता है। उसके बाद अक्षरा राणा जो कि एमएसबीएच की स्टूडेंट है और क्लास 6 की है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि क्लास 6 की लड़की, खासकर आरजे समर को ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक 6th क्लास की लड़की सीनियर टीम में क्वालिफाई करती है। तो ये वो खेल के आई, इंग्लैंड और जापान खेल के आई। और उसके बाद जो तीसरी है वो है शीतल। शीतल भी यहाँ से डीएड कर रही है, यहीं की एक्स स्टूडेंट है सर। ये 3 लड़कियां हैं और अभी बहुत अच्छा कर रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं 91.2 एनआईएस फिरोजपुर से आरजे आशा हूँ। जी और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इस खेल के जो फुटबॉल है इसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं? इसके रूल रेगुलेशन देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप अगर अगर मैं कहूँगा तो इप्सा में जब हम जाएंगे वहाँ पर रूल्स आते हैं, रूल्स 2022 to 25, उसको आप देखेंगे तो पूरी रूल बुक है वहाँ पर। बेसिक रूल्स ये है कि आप जब ग्राउंड में उतरते हैं 20x40 के ग्राउंड में उतरते हैं आप खेलने के लिए, आपका आई पैचेज होने चाहिए, यानी कि आंख पूरी ढकी होनी चाहिए। साथ ही उसमें गोल फिक्स होना चाहिए बाहर, आपका एब्डोमिनल गार्ड पहना होना चाहिए, आपके शिन पैड्स ऑन होने चाहिए यानी कि पहने हुए होने चाहिए, बूट्स होने चाहिए। और उसके बाद में आपको 20x40 के उसमें खेलना है। जिसके पास बॉल नहीं है उसको हर 4 सेकंड में वाई 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 बोलना है। और जो रूल्स को रेगुलेट करते हैं वो रेफरी जो वहाँ पर होते हैं ग्राउंड में, उनको वो रूल्स को रेगुलेट कराते हैं और उन्हीं रूल्स के अंदर रह के आपको खेलना पड़ता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है जी कि इसमें जो सेंटर कोच होता है उसकी इसमें क्या भूमिका होती है? सेंटर कोच की बहुत बड़ी भूमिका है। सेंटर कोच की 16 मीटर्स की भूमिका है, यानी कि यहाँ हर चीज नाप तोल के होता है। 8 मीटर इधर सेंटर से और 8 मीटर दूसरी तरफ है ना, तो वहां पर सेंटर कोच होते हैं। जब भी बॉल उसके अंदर होती है उस एरिया में, वहां पर सेंटर कोच को छूट होती है कि वो बात कर सकता है प्लेयर से, वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वो उनको बोल सकते हैं कि आपको किधर मूव करना है, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक। वहां पर जो भी चीजें हैं उस 16 मीटर्स में, वो सारी चीजें सेंटर कोच कर सकता है। हेलो सर। हाँ जी। मेरा नाम जेनिफर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बीआई के गेम्स हैं इनमें से कौन कौन से गेम्स ऐसे हैं जो एज अ टूर्नामेंट खेले जाते हैं? ओके जेनिफर, अगर आप टूर्नामेंट की बात करेंगे तो ब्लाइंड फुटबॉल का आपको पता है नेशनल होता है, जोनल, अभी जोनल के लिए हम लोग जाने वाले हैं जो कि पंजाब में लुधियाना में हो रहा है अगले महीने, ठीक है। उसके बाद में ब्लाइंड क्रिकेट है, आपको पता है हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं दोनों फॉर्मेट में, हम T20 में भी और वनडे में भी, दोनों में वर्ल्ड चैंपियंस है। इंडियन क्रिकेट टीम, ब्लाइंड क्रिकेट टीम आपने देखा होगा। और उसके बाद में पैरा जूडो में हमारे बहुत अच्छे मेडल्स हैं, इंटरनेशनल मेडल्स आते हैं वीआई के लिए जो जूडो है। उसके बाद में पावर लिफ्टिंग है जिसमें इंटरनेशनल मेडल्स आते हैं और खेले जाते हैं बहुत अच्छे से, है ना। पैरा एथलेटिक्स है जिसमें अभी आप देखेंगे पेरिस में होने वाला है पैरा ओलंपिक जब होगा, पैरा ओलंपिक में आपने देखा कि क्वालिफाई कर रहे हैं एथलेटिक्स में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारे गेम्स हैं जिनमें अभी हम लोग इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनके टूर्नामेंट्स होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स होते हैं। सर मेरा एक और सवाल था जी कि इंटरनेशनल और नेशनली हाँ। बीआई कौन से गेम्स को ज्यादा खेलना पसंद करता है? अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से जाओगे आप तो सबसे ज्यादा ब्लाइंड क्रिकेट है ना, ब्लाइंड क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं। आप देखोगे कि ब्लाइंड क्रिकेट की ज्यादा टीम्स है इंडिया में, है ना। और अगर इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ब्लाइंड फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। हेलो सर, मेरा नाम आरजी दर्शन है। हाँ जी, दर्शन। सर मेरे आपसे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में खेले जाते हैं और इंडिया में अभी फिलहाल के लिए नहीं खेले जा रहे, तो क्या संभावना है? अगर बात करेंगे कि इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कौन से गेम्स अभी हैं जो इंडिया में आने बाकी है ना। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में नहीं खेले जाते, क्योंकि आने वाले टाइम में खेले जाएंगे सारे गेम।
तो उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो गोल बॉल हालांकि इंडिया में शुरू हो चुका है, बट उसमें पॉपुलैरिटी अभी नहीं है गोल बॉल का, जबकि वो पैरालंपिक स्पोर्ट है। उसके बाद में शो डाउन अभी तक नहीं आया है इंडिया में, जो टेबल टेनिस की तरह है गेम, वो विजुअल इम्पैक्ट के लिए है, वो अभी नहीं आया है। लॉन टेनिस जापान में चल रही है, वो अभी इंडिया में उतना है नहीं। उसका ने कराया था एक बार, उसको मॉडल के रूप में कराया था, एक डेमो के रूप में कराया था। उसके बाद में फुटबॉल की, ब्लाइंड फुटबॉल की बात करें तो फुटसाल B2 B3 के लिए वो अभी तक इंडिया में उतना नहीं आया है, वो भी आने वाली है, जबकि यूरोपियन लीग होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसकी। उसके बाद में शूटिंग फ्रांस में ऑलरेडी शुरू हो चुका है VI के लिए, और वो भी इंडिया में आना बाकी है। तो ये सारे गेम्स हैं जो अभी इंडिया में आप बहुत जल्दी ही देखोगे जो खेलना शुरू करेंगे लोग। जी सर मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि जब आपके स्टूडेंट जिनको आप ट्रेन करते हो, कभी ऐसा होता है कि वो डिमोटिवेट हो रहे हो या उन्हें लग रहा हो कि वो नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे इंस्पायर करते हैं? बिल्कुल, ऐसा होता है जनरली ऐसा। हाँ बिल्कुल, अगर देखो मोटिवेशन को, अगर डिमोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन के आगे तो डी लगना है बस, है ना? तो वो थोड़ा सा ही अंतर है बस मोटिवेशन और डिमोटिवेशन में, अगर आप देखेंगे तो होता है, सभी को होता है। अगर आप एक गोल करने जा रहे हो, गोल नहीं हो पाया तो आपको लगेगा कि क्यों नहीं हुआ, बट मुझे एज अ कोच सबसे पहली बात, आप मेरा काम देखो, एज अ कोच अगर मैं देखूं तो मुझे दो को मोटिवेट करना है, मुझे खुद की कोचिंग को भी तो मोटिवेट करना है। वो कम लोगों के समझ में आता है ना? और मुझे उन प्लेयर्स को तो मोटिवेट करना ही करना है, लेकिन उससे पहले खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि मुझे उनको मोटिवेट करना है। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे ये था, आपने स्टार्टिंग में कुछ बोर्ड गेम्स भी मेंशन किए थे, तो उन्हें एक्सेसिबल बनाने के लिए कैसे चेंजेस किए गए हैं उनमें से आइडेंटिफिकेशन? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप टेक्निकल चीजों पे आ गए तो चलिए बता देता हूँ आपको कि जैसे अगर बोर्ड गेम्स की बात करें तो चेस सबसे अभी पैरालंपिक स्पोर्ट है अभी पैरालंपिक में, और उसके बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है, वर्ल्ड कप होता है, APG में हुआ था, एशियन पैरा गेम्स में, और खेलते भी है उसको बहुत। उसमें आप अगर बोर्ड देखोगे तो उसमें जो ब्लैक वाला है वो ऊपर है, व्हाइट वाला नीचे है ना, स्क्वायर्स का वो रहता है। और दूसरा जब आप पॉइंट्स को देखते हो तो उसमें डॉट्स रहते हैं। उसमें क्या है, जो व्हाइट वाला है उसके ऊपर डॉट है, डिमार्केशन है उसके ऊपर, और जो ब्लैक वाला है वो प्लेन है। तो ऐसे जो BM खेल रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा कि पॉइंट कहाँ पर है और ये किसकी है, मेरी है या उसकी, ये पता लग जाएगा। लूडो में भी सेम चीज है, जो डायस है इधर उधर ना जाए करके वो फिक्स कर दिया और उसको घुमाते हैं, थोड़ा भारी है उस तरीके से आता है। कॉइन्स का कलर पता नहीं चलेगा, तो इसलिए क्या है, कलर से कोई मतलब नहीं है ना अगर देखा जाए तो ऊपर से उसमें शेप्स अलग अलग है, ऊपर से बन गए, और होल्ड करने के लिए उसमें होल्ड कर दिया गया ताकि वो इधर उधर ना जाए और VI परेशान ना हो। इस तरीके से जो मॉडिफाई करके उन गेम्स को खेला जाता है। हेलो सर, मैं आरजे रितु। मुझे आपसे ऐसा क्वेश्चन करना है कि VI के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में अभी क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं VI के लिए, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए। अगर हम पैरालंपिक की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टेट की पॉलिसीज अगर आप देखेंगे, मेडल पे बहुत पैसे दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। अभी सिमरन है जो एथलीट है, उसको DSO का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया, और उसके बाद में जितने भी जो क्रिकेटर्स हैं उनको कई सारे स्टेट्स ने दिया। ये डिपेंड करता है कि स्टेट की पॉलिसीज क्या है, यूनियन की पॉलिसीज हैं, और उसके बाद में वही पॉलिसीज नीचे होकर स्टेट्स में जाती हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स का कैश इंसेंटिव्स हैं, कैश इंसेंटिव के बाद में जॉब्स हैं, तो बहुत सारे फील्ड हैं। इवन जैसे आप लोग हैं, कल के दिन में आप लोग स्पोर्ट्स फील्ड बना के, आप आज जिस तरह से आप लोग RJs हैं, आप स्पोर्ट्स को फील्ड को लेकर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बहुत गिना दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, नाइस हैविंग यू। सेम है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि मतलब ऐसा कौन सा ये है गेम है जो कि आप पर्सनली खेलना बहुत पसंद करते हैं? अच्छा, आप मेरी बात कर रहे हैं? हाँ। मैं कौन सा खेलना पसंद करता हूँ? मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। ये तो गेम ऐसे हैं, अगर आप मुझे कितना ही खिला दो मैं बिल्कुल, मतलब इवन जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो मैं रैकेट उठा लेता हूँ या फिर बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच जाता हूँ, खासकर पर्सनली मुझसे पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। VI आपने कहा कि बैडमिंटन के लिए क्या स्कोप है, बैडमिंटन के लिए भी? मुझे भी खेलना बहुत पसंद है बैडमिंटन। ओके, सॉरी, मुझे था पसंद है। तो क्या एज ए VI क्या वो पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर, जो उसका जो शटलकॉक है उसको भी सही से डिजाइन किया जा सके?
हाँ किया जा सकता है ना, समझ अगर आप देखें तो ये मैंने बहुतों ने मेरे से क्वेश्चन किया है। तो मैं देखो शटल में मेन चीज क्या है, उसकी फ्लाइट है, उसके फ्लाइट है ना, फ्लाइट उसकी फ्लाइट एंड बम बिल्कुल उसका मेन है। नहीं बम्स वो और छोड़ दीजिए आप, मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी फ्लाइट की बहुत तेज जाती है, कोई अच्छा स्मैश कर दो पता भी नहीं लगता, ड्रॉप करता पता भी नहीं लगता। मेन तो ये है ना, उसकी फ्लाइट कम करनी पड़ेगी, खासकर B3 तो बहुत अच्छे से खेल सकता है ना। अगर टोटली ब्लाइंड की बात करें, अगर हम जो B1 है उस कैटेगरी वाले प्लेयर्स की बात करें तो उसके लिए साथ में आपको B या ऐसा कुछ देना पड़ेगा जो आ सकता है। और ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात है तो श्योर बिल्कुल हर चीज आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हमेशा हम उसका इंतजार करें कि हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ कुछ बैडमिंटन को भी खेलने को मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं हूँ आरजे दिव्यता। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब विजुअली चैलेंज बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे गेम खेलता है तो उनको हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम का फायदा मिलता है? बहुत सारी स्कीम्स का फायदा है अगर आप बात करेंगे, क्यों नहीं। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जब सुनेंगे तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे गेम की तरफ। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, तो स्कीम्स अगर बोलेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक तो जॉब की पॉलिसीज और दूसरी कैश इंसेंटिव भी है, बट वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग। जैसे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये संस्थान भी उत्तराखंड में है, यूनियन की पॉलिसीज है, आप एक मेडल पे 2-2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए एक मेडल पे, पैरालंपिक मेडल लेके ना इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो स्टेट लेवल, नेशनल में आप खेल रहे हो तो नेशनल में जब आप चैंपियन बनते हो उसका कैश इंसेंटिव है, जॉब में आपको रिलैक्सेशन है उसमें। तो लोगों को पता नहीं है ये, लेकिन लगभग बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें ये पॉलिसीज हैं। वो डिपेंड करता है कि जो स्टेट की एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स और बाकी चीजें हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा आपको कि सर जो बच्चे स्टडी में इतने एक्टिव नहीं होते हैं और बहुत ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अपने जो चैलेंज है उसको लेके बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं, तो उनको आप क्या ये गेम ऐसे क्या बोलते हैं, जो हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में आने के लिए आपको आप क्या सलाह दोगे? पहली बात तो ये गलतफहमी है, एक मिथ है कि जो स्पोर्ट्स में, जिसको स्पोर्ट्स करना पढ़ाई में अच्छा नहीं होता या वो पढ़ाई में कमजोर होता है। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल अलग है। अगर आपको जो पढ़ाई में तेज होगा, जो पढ़ाई में तेज है, वो फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसका रिएक्शन, उसकी जो एप्टीट्यूड है उसका, वो बहुत फास्ट काम करता है। जैसे फुटबॉल है, अभी मेरे पास एक ब्लाइंड फुटबॉल है, इसको अगर ड्रिबल करना है, अगर वो स्लो है, अगर वो पढ़ने में डल है तो वो टाइम लगाएगा, सर लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। लेकिन अगर वो पढ़ाई में भी अच्छा है तो मैं उसको बोलूंगा कि आपको ड्रिबल करके वहां तक पहुंचना है, तो वो लेफ्ट राइट का डिसीजन खुद ले लेगा। तो ये चीज है। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि क्या सलाह दोगे या क्या बोलोगे, मैं जरूर सबसे कहूंगा, खासकर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आप किसी मेडल के लिए खेले ना खेलें, आपको कोई मेडल मिले ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप खेलना शुरू करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका गेट बहुत अच्छा हो जाएगा। गेट यानी कि GAIT की बात कर रहा हूं मैं, आपका जो चलने का तरीका है, आपका बॉडी पोस्चर, वो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई मेडल के लिए खेले, लेकिन ये चीजें, आपका बात करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, आप लोगों से बात कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे जल्दी, ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी अगर कोई गेम में आता है। थैंक यू सर। तो आई होप कि सर सभी लोगों ने प्रश्न पूछ लिए होंगे। सर हमारे पास समय का भी अभाव है, तो सर मेरा एक लास्ट प्रश्न है, वापस मैं फुटबॉल पे आना चाहूंगा। सर ये गोल गाइड क्या होता है? गोल गोल गाइड वो मार्गदर्शक है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब मैं ग्राउंड में आते हैं, ग्राउंड में आप देखते होंगे जो गोल पोस्ट है उसके अपोजिट गोल पोस्ट के पीछे रहता है गोल गाइड, और वो जैसे ही जो गोल लाइन है वहां से 12 मीटर्स में एक ब्रोकन लाइन होती है। अगर देखें पूरे पिच को, अगर देखें ब्लाइंड फुटबॉल की, तो उसमें 2 ब्रोकन लाइंस होती है, वो गोल गाइड के एरिया 12 मीटर्स। अब 12 मीटर दोनों तरफ होंगे,
तो जो गोल गाइड होता है 12 मीटर्स आने के बाद में एक तरह से वो लोकेशन बताता है कि कहाँ पर गोल पोस्ट है, यानी कि आपका टारगेट कहाँ पर है। बिल्कुल, ये गोल गाइड का काम होता है, इसलिए मैंने कहा था कि गोल गाइड मंजिल तक पहुंचाता है, तो ये उसका काम होता है। और वो उस 12 मीटर में आने के बाद ही बोल सकता है, उससे पहले नहीं बोल सकता। अगर उससे पहले होता है तो वायलेशन ऑफ रूल है। और उसका एरिया होता है 2 मीटर, गोल पोस्ट के बगल में 1 मीटर और पीछे को 2 मीटर, उसके बाहर भी वो नहीं जा सकता। वो ड्यूरिंग गेम ग्राउंड के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और सर जाते जाते आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को यही संदेश दूंगा कि खेलते रहिए, और जहां आपको कोई विजुअली इम्पेयर्ड मिल जाता है या विजुअल इम्पेयर्ड मिल जाता है, इम्पेयरमेंट के साथ में मिलता है, उसको एक चीज कहिए, क्या खेलता है या खेलती है। अगर वो बोले नहीं खेलता तो बोलो खेलना शुरू कर दे, बहुत कुछ रखा हुआ है दुनिया में। अगर आप खेलोगे, सबसे बड़ी बात है घूमने को खूब मिलेगा, आप देश विदेश देखोगे तो संस्कृति बदलेगी, सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और बहुत नए नए लोग मिलेंगे। बहुत बहुत कमाल की दुनिया है, वो सारी चीजें वो एक्सपीरियंस करेगा और यूं ही बैठ कर किसी के साथ किसी दिन शेयर करेगा। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब मैदान में हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही। जी सर, बिल्कुल सर। अब आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मुझे समय देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, sir.